गाइस व्हाट्सअप। मेरा नाम है आकाश और विवेकानंद एजुकेशन हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है विभिन्न देशों के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किए गए तत्व पार्ट 5। पार्ट 5 इसीलिए क्योंकि पहले ही इस टॉपिक पर मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें विभिन्न देशों के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किए गए तत्वों पर हमने बात की थी। और ये इस टॉपिक का अंतिम वीडियो है जिसमें हम 3 देशों के संविधान की बात करेंगे। एक है साउथ अफ्रीका, दूसरा है जर्मनी और तीसरा है जापान। और हम देखेंगे कि इन तीनों देशों के संविधान से भारतीय संविधान में आखिर कौन से तत्वों को शामिल किया गया है। ये पांचों वीडियो कंप्लीट होने के बाद अगर आप इन पांचों वीडियो को क्रमबद्ध रूप से देख लेते हैं तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में अब इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो वह आपकी पहुंच से बाहर नहीं होगा। तो इसीलिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और एजुकेशन से संबंधित ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए विवेकानंद एजुकेशन हब को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साउथ अफ्रीका के संविधान की। तो साउथ अफ्रीका के संविधान से 2 महत्वपूर्ण तत्वों को ग्रहण करके हमने भारतीय संविधान में शामिल किया है। उसमें सबसे पहला है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। चूँकि भारतीय संविधान को संशोधन की प्रक्रिया के अनुसार कठोर और लचीले संविधान का मिश्रण कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए बड़ी कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है, तो कुछ को संशोधित करने के लिए बड़ी सरल। तो इसलिए भारतीय संविधान जो है वो कठोर और लचीले संविधान का मिश्रण कहा जाता है। और ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से जो है अडॉप्ट की है। अब ये प्रक्रिया क्या है तो संक्षेप में याद रखिए, भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन हो सकता है। 2 प्रकार वह हैं जिनका जिक्र आर्टिकल 368 में किया गया है और एक प्रकार वह है जो आर्टिकल 368 से बाहर है। तो जब भी नए राज्यों का निर्माण करना हो या पुराने राज्य के सीमा, क्षेत्र या नाम इत्यादि में बदलाव करना हो, तो ऐसे बदलाव के लिए जब संविधान संशोधन किया जाता है तो उसके लिए मात्र साधारण बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जब भी किसी राज्य में जहां विधान परिषद नहीं है वहां अगर नई विधान परिषद का सृजन करना हो या फिर जहां पहले से विधान परिषद स्थापित और उसकी समाप्ति करना हो, तो ऐसे संविधान संशोधन के लिए भी मात्र साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। साधारण बहुमत से तात्पर्य है उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। तो जब साधारण बहुमत के माध्यम से संविधान में संशोधन किया जाता है तो उससे आर्टिकल 368 के तहत तकनीकी रूप से संविधान संशोधन नहीं कहा जाता। ये बात अलग है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से भी संविधान में व्यवहारिक तौर पर बदलाव आ जाते हैं। अब उन 2 प्रकारों की बात करते हैं जिनका जिक्र आर्टिकल 368 में किया गया है। तो आर्टिकल 368 के तहत संविधान में 2 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं विशेष बहुमत के माध्यम से। तो संविधान के सर्वाधिक प्रावधानों में बदलाव या संविधान में मैक्सिमम संशोधन इसी प्रक्रिया के तहत किया जाता है, अर्थात विशेष बहुमत की प्रक्रिया के माध्यम से संविधान में संशोधन किया जाता है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वे प्रावधान जिनको संशोधित करने के लिए मात्र साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है, इसके अलावा वे प्रावधान जो भारत के संघात्मक ढांचे को प्रभावित करते हैं, उन दोनों प्रावधानों को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा संविधान में जितने प्रावधान शामिल हैं उन सभी को संशोधित करने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होगी। ठीक। इसके अलावा एक दूसरा प्रकार जो कि विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन की मांग करता है, तो संविधान के वे प्रावधान जो भारत के संघात्मक ढांचे को प्रभावित करते हैं, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव करना हो या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शक्तियों में बदलाव करना हो। तो जब इस प्रकार के प्रावधान किए जाते हैं जिससे कि भारत के संघात्मक ढांचे में प्रभाव पड़े, जैसे अभी हाल ही में केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों पर बदलाव करते हुए जीएसटी को लागू किया गया, तो वो भी भारत के संघात्मक ढांचे को प्रभावित करने वाला कदम था। तो उसमें भी आधे राज्यों के अनुसमर्थन की जरूरत पड़ी। कब? विशेष बहुमत के बाद। तो याद रखिएगा, जब भी भारत के संघात्मक ढांचे को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन किया जाएगा तो उसमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन की जरूरत भी पड़ती है। तो इस प्रकार संविधान संशोधन की ये प्रक्रिया भी हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से अडॉप्ट की है।
और यहाँ पर एक बात याद रख लीजिए, ये विशेष बहुमत क्या होता है? तो विशेष बहुमत किसी विधेयक को तब मिलता है जब वे विधेयक दो शर्तों को पूरी करता हो। बहुमत की दो शर्तों को पूरी करता हो। पहली शर्त, तो उस विधेयक को सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत हासिल हो, और दूसरी शर्त कि उस विधेयक को उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत हासिल हो। नहीं समझ में आया तो कभी भी दूसरी शर्त को पहले पढ़िए कि उस विधेयक को जो संविधान में संशोधन करने वाला है उसे जिस भी सदन में रखा जाता है उस सदन के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत हासिल होना चाहिए, और वह 2/3 बहुमत भी उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के बराबर होना चाहिए। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका के संविधान से लिए गए दूसरे तत्व की, अर्थात राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की। तो यहाँ एक बात क्लियर कर लीजिए कि मैं उन 12 सदस्यों की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के आधार पर राज्यसभा में नामांकित किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ उन 233 सदस्यों की जो विभिन्न राज्यों से चुनकर आते हैं और राज्यसभा में बैठते हैं। तो इन 233 सदस्यों की जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो भी हमने किससे ग्रहण की है? साउथ अफ्रीका के संविधान से। तो इसमें दो बातें आपको याद रखनी है कि उस निर्वाचन प्रक्रिया का नाम क्या है और चुनाव में वोट कौन डालता है। तो निर्वाचन प्रक्रिया का नाम है एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति, अर्थात सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की प्रोसेस से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कराया जाता है। ये वही पद्धति है जिसका उपयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में भी किया जाता है। ठीक है, अर्थात इसमें कोटा निर्धारित कर लिया जाता है और जो उम्मीदवार उस कोटे को प्राप्त करता है वही चुनाव में विजयी घोषित किया जाता है। इसके अलावा हर सीट से जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उन सभी उम्मीदवारों को, प्रत्येक मतदाता को अपनी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए वोट करना होता है। ठीक है, तो पहली चीज़ समझ में आ गई कि ये प्रक्रिया क्या है। दूसरी बात कर लेते हैं कि आखिर राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में मतदान कौन करता है? तो मतदान वही विभिन्न राज्यों के जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, अर्थात हमारे विधायक, वही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रक्रिया भी हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से अडॉप्ट की है। इसी क्रम में बात करते हैं जर्मनी के संविधान की। तो जर्मनी के संविधान से एक महत्वपूर्ण तत्व को लेकर हमने भारतीय संविधान में अपनाया है और वह है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। तो यहाँ दो बातें याद रख लीजिए कि आखिर यह आपातकाल क्या चीज़ हो गई और दूसरा मूल अधिकारों का स्थगन क्या है। तो आपातकाल के बारे में अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप जानते हैं कि भारत में आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और ये मूल अधिकारों का स्थगन क्या है? तो मूल अधिकारों का स्थगन का मतलब मूल अधिकारों की समाप्ति नहीं होता बल्कि कुछ समय के लिए मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। अर्थात जब तक आपातकाल लगा होता है तब तक मूल अधिकार सो जाते हैं और जैसे ही आपातकाल समाप्त होता है तो मूल अधिकार पुनः अपने नागरिकों को प्राप्त हो जाते हैं। तो याद रखिएगा एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि जब भारत में आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो आर्टिकल 358 ऑटोमेटिक सक्रिय हो जाता है और उसके माध्यम से आर्टिकल 19 के द्वारा दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित हो जाता है। ठीक, इसके अलावा राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो आर्टिकल 359 में दी गई शक्तियों का उपयोग करके आपातकाल में ये उद्घोषणा कर सकता है कि आपातकाल के दौरान कौन कौन से मूल अधिकार नागरिकों के निलंबित रहेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ये जो मूल अधिकारों का आपातकाल के समय स्थगन होता है, ये प्रक्रिया या ये प्रावधान हमने जर्मनी के संविधान से अडॉप्ट किया है। अंत में बात कर लेते हैं जापान के संविधान की। तो जापान के संविधान से जिस तत्व को हमने ग्रहण किया है उसे कहा जाता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब भ्रमित मत होइए, आपको लग रहा होगा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हूँ कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। तो दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से भी ग्रहण किया है और जापान के संविधान से भी। जब भी अगर आपको क्वेश्चन आता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने किस देश के संविधान से अपनाया, तो दोनों में से एक ही विकल्प होगा, या तो जापान होगा या ब्रिटेन होगा, क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के जो प्रावधान होते हैं हमने वो दोनों ही देशों के संविधान से ग्रहण किए, इसलिए आपको दोनों याद रखना है।
और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है, तो मैं आपको पिछले वीडियो में बतला चुका हूँ कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सीधे सरल सा मतलब आप सिर्फ इतना समझिए कि जब भी विधि के द्वारा यानी कि संविधान के द्वारा कोई कानून निर्माण करने की कोई प्रक्रिया डिसाइड कर दी गई है और जब उस प्रक्रिया के माध्यम से कानून का निर्माण किया जाता है तो फिर वह कानून जो है क्या माना जाता है, वह कानून वैलिड माना जाता है, वैध माना जाता है। इस आधार पर न्यायपालिका उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती कि वह उचित है या नहीं। न्यायपालिका केवल उस कानून को बनने की प्रक्रिया देख सकती है, लेकिन उसकी विषय वस्तु का विश्लेषण नहीं कर सकती। विषय वस्तु का विश्लेषण करने का अधिकार न्यायपालिका को अमेरिका के सिद्धांत यथोचित विधि प्रक्रिया के तहत दिया जाता है। तो याद रखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का संविधान हमने जापान के संविधान से भी ग्रहण किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार विभिन्न देशों के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किए गए तत्व यहाँ समाप्त होते हैं। थोड़ा सा ये लंबा टॉपिक था, इसलिए मुझे 5 पार्ट लग गए इसे कंप्लीट करने में। आप इन 5 पार्टों को क्रमबद्ध रूप से देखेंगे तो मेरा आपसे ये वादा है कि किसी भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक को लेकर आपको समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।